हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 एजुकेशन डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स मानव अधिगम और संज्ञान को समझना। तो जैसा कि हम लोग जो है इसमें यूनिट 1, 2 और यूनिट 3 में से जो लेसन्स हमने बनाए हैं, लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे लेसन्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला यूनिट नंबर 3 से लेसन नंबर 11 विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के सामने जो मुद्दे, चुनौतियां और संभावनाएं हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो आपके सामने अभी जो बुक है, इस बुक के अंदर ऑलमोस्ट हम सारे के सारे लेसन्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस बुक में से अब जो आपका मेन लेसन है वो आपका लेसन नंबर 11 है, जो कि यूनिट नंबर 3 का है। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के सामने जो मुद्दे और चुनौतियां हैं, इसके ऊपर अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम इसका एक इंट्रो ले लेते हैं कि जब भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का जो शब्द है वो आपके सामने आता है या प्रयोग किया जाता है, तो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में पहला विचार उन बच्चों का आता है जो किसी न किसी विकलांगता की स्थिति में है और वह इससे बाहर नहीं आ सकते हैं, जिसके कारण वे समाज का हिस्सा नहीं बन पाते हैं और वह मुख्य धारा से बाहर हो जाते हैं। अब यहाँ पर ना कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है, यानी कि जो भी एग्जांपल्स हैं, उसको हम लोग यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है वो इसमें दिया गया है कि रमन कक्षा 6वीं का छात्र है, यानी कि 6th स्टैंडर्ड के अंदर एक स्टूडेंट है जिसका नाम रमन है और वह नियमित स्कूल जाता है और कंसिस्टेंसी उसकी अच्छी है। वो डेली स्कूल जाता है, कक्षा में ईमानदारी से ऑनेस्ट है, वो ईमानदारी से ध्यान देता है, कक्षा के सभी कार्य को करता है, घर पे भी जाके पूरा करता है। फिर भी वह अपने कक्षा के जो साथी हैं, उसके जो पीयर्स हैं, उसके जो सहपाठी हैं, उनसे वो पीछे रह जाता है। अब इसका मुख्य कारण जो है निर्देशन का माध्यम है, यानी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कक्षा में जो शिक्षक है वो जिस भाषा का प्रयोग पढ़ाने के लिए किया जाता है वह उसके परिवार में बोली जाने वाली भाषा से अलग है, यानी कि उसके जो परिवार की जो भाषा है वो थोड़ी अलग है और जो टीचर जो यूज़ करते हैं वो अलग है। इसी कारण उसके इतने प्रयास के बाद में भी वह अपने सहपाठियों से पीछे रहता है। शिक्षक भी उससे यह आशा नहीं करते कि वह अपने सहपाठियों के स्तर तक आ सकेगा। उसे पढ़ाई में कभी भी अपने शिक्षकों से व्यक्तिगत मार्गदर्शन नहीं मिला, अतः रमन धीरे धीरे पढ़ाई में अपनी रुचि खोने लगा और उसकी गिनती औसत दर्जे से नीचे के छात्रों में होने लगी। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल रहा जिसके अंदर जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था उसकी कमी थी। दूसरा यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि साक्षी नाम की एक लड़की है, वो भी 6ठी क्लास के अंदर है और वो बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन करती है। हर उस कार्य को जो कि उसे शिक्षक द्वारा दिया जाता है बहुत मेहनत करती है। वह कभी कभी शिक्षक द्वारा दिए गए परियोजना कार्य यानी कि असाइनमेंट्स को भी ग्रेड्स दे जाने के बाद में भी वो फिर से बेहतर बनाने में जुट जाती है। साक्षी के सहपाठी उससे अपने अध्ययन में मदद भी लेते हैं और वह उसे एक सामाजिक और भावनात्मक नेतृत्व कर सकने वाली की तरह भी देखते हैं। शिक्षकों के लिए साक्षी को पढ़ाना एक चुनौती के समान है, क्योंकि वह अपने शिक्षक से हमेशा एक कदम आगे रहती है और वह हमेशा अपने शिक्षकों से आशा करती है कि वह उसे हमेशा थोड़ा अतिरिक्त कार्य दिया करें। तो ये हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है जिसके अंदर बच्चे को दिखाया गया कि ये बहुत एक्टिव है, हर चीज़ में आगे निकलती है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि रोहित नाम का एक और विद्यार्थी है जो अपने शिक्षकों के लिए चुनौती है। क्यों? क्योंकि वह कुछ करता है, परंतु इसलिए क्योंकि वह कुछ कार्य नहीं कर सकता। असल में रोहित को जो है दृष्टि दोष यानी कि विज़न प्रॉब्लम है और उसे कई चीज़ों के लिए विशेष मदद की आवश्यकता पड़ती है जिसे अन्य बच्चे करने में सक्षम है। उसके शिक्षकों को रोहित की क्षमता और उसकी दृष्टि दोष के अनुसार उसके लिए परियोजना और कार्य तैयार करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी तक क्या देखा, हमने 3 एग्जाम्पल्स देखे यहाँ पर। तो ये जो सभी विद्यार्थी हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और अपनी क्षमताओं में प्रत्येक बच्चा जो है स्वयं में अनूठा है, हर कोई अपने आप में अलग अलग है। यह एक सार्वभौमिक समझ यानी कि यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग है कि हर बच्चे या हर व्यक्ति के साथ में भिन्न भिन्न क्षमताएँ और योग्यताएँ होती हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तो जो RPWD है यानी कि जो अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी एक्ट जो है 2016 में जो आया था, उस एक्ट की अगर हम बात करें तो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार जो है दिव्यांग व्यक्ति का अर्थ है उस व्यक्ति से जो कि काफ़ी समय से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी बाधिक हो, यानी कि सेंसरी इम्पेयर्ड हो, उसे पारस्परिक संपर्क करने में व समाज में अन्य लोगों के समान अपनी पूर्व प्रतिभाशाली प्रतिभागिता देने में बाधा का सामना करना पड़ता है। तो जिसको भी ऐसा सामना करना पड़ता है, तो अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी एक्ट जो आया था उसमें ये बताया गया कि वही व्यक्ति जो है डिसेबल है जो इन सब चीज़ों से होकर गुजर रहा है। तो आज CWSN यानी कि जो स्पेशल वाले जो बच्चे हैं उनके समझ के प्रति, लोगों के प्रति में बदलाव भी आया है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है उनके सिद्धांत यहाँ पर स्थापित भी किए गए हैं। तो अब जो आपका क्वेश्चन था वो मैंने आपको बता दिया कि जो आपके सामने क्वेश्चन है वो कैसा आने वाला है। वो क्वेश्चन यही आने वाला है कि जो ये बच्चे हैं उनके सामने क्या क्या मुद्दे हैं और कौन कौन सी चुनौतियाँ उनके सामने आती हैं।
तो विभिन्न कानूनों और सिफारिशों के बावजूद भी CWSN का जो पूर्ण समावेशन है अभी भी बहुत ज़्यादा अछूता है, यानी कि आज भी उस पर ज़्यादा काम नहीं किया गया है, जिसका मुख्य कारण कई मुद्दे और चुनौतियाँ भी रही हैं। वो कौन कौन से मुद्दे हैं और कौन कौन से चुनौतियाँ हैं, तो आइए हम इसको देख लेते हैं और ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है समावेशन या समायोजन नहीं बल्कि अनुकूलन है। तो इंक्लूजन नॉट अकोमोडेशन बट अडॉप्शन। यहाँ पर बताया गया कि अधिकांश स्कूली जो है वो स्कूल क्या करते हैं, समावेशी व्यवस्था लागू करते हैं, लेकिन समावेशन का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित स्कूलों में समायोजित करना नहीं है, बल्कि बच्चों को उनकी सीखने की ज़रूरत और क्षमताओं के अनुसार ढालना भी है कि वो किस तरीके से सीखना चाहते हैं। और आवश्यकता आधारित संशोधन करने की भी आवश्यकता है। संशोधन यानी कि बदलाव, कि जिस बच्चे को भी कुछ सिखाना है तो उसकी आवश्यकता के अनुसार चीज़ों के अंदर संशोधन किया जाना चाहिए। उसके बाद में है स्कूल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि विद्यालय और बुनियादी ढांचा। स्कूल और स्कूल के बुनियादी ढांचे बाधा मुक्त नहीं हैं और दुर्गम हैं, और CWSN को विशिष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। जैसे ही बच्चे को दृष्टि बाधित है उन्हें स्कूल पहुंचाने में समस्या हो सकती है। यदि स्कूल परिसर में मानक सीढ़ियां हो और रैंप ना हो, तो इसी तरह यदि निचले अंगों के अपंगता वाले छात्र को उपयुक्त बैठने की आवश्यकता हो सकती है। यदि वह व्हीलचेयर पर नहीं है तो उसे पर्याप्त स्थान, और यदि वह व्हीलचेयर पर है तो उसे ऊंचे डेस्क की आवश्यकता होगी। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर रिसोर्स रूम्स एंड रिसोर्स पर्सन, यानी कि संसाधन कक्ष और संसाधन व्यक्ति। देखो, विद्यालय संसाधनों की गैर उपलब्धता से क्या होता है कि बताया गया इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं विद्यालयों के अंदर। ऑडियो और विजुअल एड्स जो होते हैं, दृश्य श्रव्य साधन या विशेष सामग्री जो होगी, ब्रेल लिपि हो गई, ठीक है, फ्रेम हो गया, मैथ किट हो गई, ये सब चीज़ें वहाँ पर मौजूद ना होने की वजह से भी दिक्कत होती है। कंप्यूटर और उसके सॉफ्टवेयर जैसे कि डेजी, ठीक है, विशेष शिक्षक और सलाहकार इसके अंदर होना ज़रूरी है। उसके बाद में आता है आपका इसमें टीचिंग स्ट्रेटजीज़ एंड मेथड्स, यानी कि जो शिक्षण रणनीतियाँ हैं और विधियाँ हैं वो उनका यूज़ होना ज़रूरी है। शिक्षक समावेशी अधिगम को समझने में, कक्षा में माहौल बनाने में विफल रहते हैं। वो जो है बच्चों के सामने उस तरीके का जो है एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं कर पाते हैं, जैसा कि वैकल्पिक परियोजना यानी कि ऑप्शनल असाइनमेंट, कक्षा को पूर्ण व्यवस्थित कर कक्षा में दृष्टिबाधित छात्रों की सहायता करना आदि, ये सब इसके अंदर शामिल है। टीचिंग मेथड और टीचिंग स्ट्रेटजीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी होती है इन बच्चों के लिए। उसके बाद में बताया गया नो लेबलिंग ऑफ डिफरेंटली एबल्ड लर्नर्स, अक्षम बच्चों को नामित ना करना, यानी कि उनका जो है लेबलिंग यानी कि उनका नाम ही नहीं करना है। कई अवसरों पर शिक्षक विभिन्न अधिगम शैली क्षमताओं का प्रयोग करते हुए निश्चित लेबल यानी कि डेफिनेट लेबल्स जैसे कि गूंगे, अंधे, बहरे, बेवकूफ़ आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब होता क्या है कि इनको जो है ना किसी भी तरीके का जो है ना लेबलिंग नहीं देना, यानी कि लेबल नहीं लगाना है। टीचर क्या करता है, वो गूंगे इधर आ, वो बहरे इधर आ, तो इस तरीके से अगर टीचर जो है इस तरीके का यूज़ करें तो उसकी वजह से क्या होगा, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि बच्चा सीखने में बहुत कम रुचि अपनी दिखाने लगेगा। उसके बाद में कैटरिंग द लर्निंग नीड्स ऑफ ऑल द लर्नर्स, यानी कि शिक्षार्थियों के अधिगम की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। अब जो है इसमें बताया गया कि शिक्षकों को उन्नत शिक्षार्थियों के साथ साथ उन शिक्षार्थियों के सीखने की ज़रूरतों का भी हिसाब रखना होगा जो कि कक्षा अधिगम और सीखने के लिए विभिन्न कारणों से संघर्ष करते रहते हैं। उन बच्चों पर भी ध्यान देना है जो बच्चे जो है लर्निंग कॉन्सेप्ट से थोड़े से पीछे हैं, और जो अच्छे लर्नर हैं उनके हिसाब से स्लो लर्नर होने की वजह से इनके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए। नो यूनिफॉर्म मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण की कोई सामान्य पद्धति ना होना, यानी कि कोई भी मेथड की जो है टीचिंग जो है वो विदाउट मेथड के वहाँ पर जो है क्लियर करा जाएगा, तो वो भी एक जो प्रॉब्लम यहाँ पर जो है उनके सामने आती है। एक समावेशी कक्षा के अंदर जो बताया गया है कि शिक्षण अधिगम की जो कोई एक सामान्य मानक पद्धति नहीं होती है, शिक्षार्थियों को उनकी क्षमताओं के अनुरूप पूर्ति करना होता है, जिसके लिए शिक्षक को प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट सीखने की ज़रूरतों को पहचानना पड़ता है, जो कि एक समय लेने वाला कार्य है। अब जिससे कि शिक्षक का ध्यान जो है बहुमत तक सीमित नहीं हो जाता, और ज़्यादा समय विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो कि कक्षा में होते हैं उपेक्षित हो जाते हैं, यानी कि जो बच्चे अब ऑलरेडी उसमें हैं क्लास में उनको वो अनदेखा कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे बताया गया है मॉडिफाइड करिकुलम, यानी कि संशोधित पाठ्यक्रम। मॉडिफाइड यानी कि उसके अंदर कुछ बदलाव, संशोधन करना बहुत ज़रूरी है। अभी भी कुछ ऐसे छात्र रह जाते हैं जिनकी सीखने की जो ज़रूरत है वो पहुँच से बाहर या अनुत्तरित होती है, यानी कि उनका कोई रिजल्ट ही नहीं है, उनको कोई उत्तर ही नहीं मिलता। वे आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम और वैकल्पिक पाठ्यक्रम लक्ष्य और उनकी उपलब्धियों के अनुकूल से लाभान्वित हो सकते हैं। इसके लिए शिक्षकों को विशेष शिक्षक, परामर्शदाता और माता पिता के सहयोग से काम करने की आवश्यकता है। तो ये हमारा है जो है मॉडिफाइड करिकुलम, संशोधित पाठ्यक्रम, ये होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आता है आपका टीम वर्क बिटवीन टीचर्स, स्पेशल एजुकेटर एंड द पेरेंट्स।
तो शिक्षक हो या विशेष शिक्षक हो, अभिभावक हो, उनके बीच के अंदर जो है कार्रवाई कैसे होगी, वो चीज़ इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। यहाँ पे बताया गया है कि जो उपरोक्त का अनुसरण करते हुए प्रत्येक विशेष शिक्षक यानी कि जो सब्जेक्ट टीचर है उनकी जिम्मेदारी है कि वो जो जितने भी क्लास टीचर हैं और स्पेशल एजुकेटर हैं और काउंसलर हैं, पेरेंट्स हैं और जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, इनके साथ में सम्मिलित होकर विशेष बच्चों की विशेष अधिगम यानी कि जो उनकी लर्निंग है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, जो एक समय लेने वाला कार्य है जिसके अंदर टाइम लगेगा थोड़ा, पर बिल्कुल सारी चीज़ें सही हो जाएगी। लैक ऑफ एडिक्वेट स्टाफ यानी कि अब पर्याप्त कर्मचारियों की कमी है। अब यहाँ पर बताया गया कि कई शिक्षक संवेदनशीलता के साथ में काम नहीं करना चाहते। वो नियमित शिक्षकों के लिए एक चुनौती बन जाती है जब छात्रों की संख्या ज़्यादा होती है और स्कूल एक समावेशी व्यवस्था में कर्मचारियों की कमी, जैसे कि विशेष शिक्षक ना होना, विशेष शिक्षक परामर्शदाता नहीं होगा। और ऐसे में स्कूल जो प्राधिकरण है, स्कूल अथॉरिटी को चाहिए कि वह CWSN के जो अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार ज़रूरी व्यवस्था है वो वहाँ पर मौजूद कराए। और उसके बाद में यहाँ पर बताया गया नो सेंसिटाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टीचर्स। तो शिक्षकों के अंदर संवेदन व समझदारी का अभाव होना, शिक्षकों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति व्यवहार या उन्हें समझाने की जो क्षमता है उस कौशल में कमी, और सेवा और पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष शिक्षण समावेशी शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में होना चाहिए, ना कि वैकल्पिक विषय के रूप में होना चाहिए। अब लास्ट पॉइंट इसका जो है वो आपका है प्रोफाइलिंग, असाइनमेंट एंड प्रोग्रेस, यानी कि मूल्यांकन और प्रगति की जो रूपरेखा है उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो शिक्षक को जो है प्रत्येक बच्चे की प्रोफाइल को पूरा यानी कि प्रालेखिक यानी डॉक्यूमेंटेड और जो है मेंटेन करना होगा यानी कि अनुरक्षित करना होगा, जिसके लिए बच्चों के संदर्भ में शिक्षक, माता पिता और इनके बीच में संपर्क, बातचीत आवश्यकता होती है। इस कार्य के लिए समय की मांग होती है, जिसके कारण शिक्षक बच्चों के प्रगति के प्रलेखन यानी कि डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करने में भी असफल हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और लेसन नंबर 10 में से यानी कि यूनिट नंबर 3 का लेसन नंबर 10 आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। सिर्फ यही क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, यही क्वेश्चन आपको जो है कल के एग्जाम्स के अंदर मिलने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।